कुछ देखिए ना, कल लास्ट में हम लोग जिस प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे दैट वाज आयनेशन एंथैल्पी, और आयनेशन एंथैल्पी पे आपको कुछ बातें बता दी गई थी, जिसमें से लास्ट हम लोगों ने एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर बात करा था, ठीक है ना। एक्सचेंज एनर्जी में आपको ये बता दिया गया था कि जब भी हम एक्सचेंज एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पे बात करी थी, जैसे 3D1 हो गया या 3D2 हो गया या 3D3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सचेंज एनर्जी देखा था। और यहां पर एक्सचेंज एनर्जी की जब बात करी थी, बेटा पीछे से कर्टन लगा देना। एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर 3D1 कुछ इस तरह से दिख रहा था, इसके अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने थे, 0। अगर 3D2 की बात करें तो इसमें हम लोगों ने 1 और 2 इस तरह से देखा था, तो एक्सचेंज कितना हो सकता था, 1। 3D3 की अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो सकते थे, 3। और इसी तरीके से जब हमने D5 की बात करी थी तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ रहे थे, 10, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वर 10। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज में ये बात हमने कल डिस्कस भी करी थी कि जिंक जो है वो बेसिकली +2 टाइप का आयन तो बना पाता है, लेकिन +3 टाइप का आयन नहीं बना पाता, क्योंकि +3 बनाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, I1 + I2 + I3, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि नॉर्मली वो वैल्यू मिल नहीं पाएगी, और इसलिए जिंक +3 टाइप का आयन फॉर्म नहीं कर सकता। अब देखो इससे रिलेटेड और कुछ बातें करते हैं। मैंने बोला था एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो पूरा है उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो वही डिस्कस कर रहे हैं। ये 3D5 हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए 10। पहली बात, D5 के अंदर 10 एक्सचेंज है, मान लो D6 आया, चेक करिएगा 1 2 3 4 5 और 6। बताइए D6 में कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, गिन ले आराम से, है ना। नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D10, सॉरी D6, इसमें भी 10 ही एक्सचेंज है, ठीक। यहां पर भी 10 एक्सचेंज, यहां पर भी 10 एक्सचेंज। एक्सचेंज आप हमेशा सेम स्पिन का कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, सेम स्पिन का। ये जो एक ऑपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो एक ऑपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अलग कलर से मेंशन कर देते हैं, ठीक। जितने ग्रीन है वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, जितने ग्रीन है उनकी कहानी ये D5 वाली होगी, ठीक है। तो इनका जब आप एक्सचेंज करने जाओगे तो ये सारे के सारे ग्रीन वाले 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 या फिर 8 और 9 और या फिर 10, ये एक्सचेंज होंगे। और इस येलो वाले का एक्सचेंज किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि येलो वाली स्पिन का और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे, 10। ऐसा मत सोचना कि एक्सचेंज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होता है, अनपेयर्ड का एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले होते हैं। अगर मैं बात करूं D6 के बाद D7 आ गया, क्या ऐसा कर दो 3D10 पे आ जाते हैं सीधे, और 3D10 के एक्सचेंज आपसे पूछे जाए तो बेटा 1 2 3 4 5 इन पांचों का कितना एक्सचेंज होगा, 10। और ऐसे ही 6 7 8 9 10 इन पांचों का भी कितना एक्सचेंज होगा, 10। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज यहां पर हो जाते हैं 20। तो पहली बात तो अपन ने ये समझी कि नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट कैसे करते हैं, क्योंकि जनरली जब हम D5 तक बताते तो बच्चे के माइंड में ही आ जाता है, और D6 आते ही जो गलती आप कर रहे थे ये नॉर्मली बच्चे करके आते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सचेंज हमेशा सेम स्पिन का होगा। अब देखो एक्सचेंज निकालने के लिए या तो आप इस तरह से बार बार इसको चेंज कर करके शफल कर करके एक्सचेंज देखें, और या फिर सीधा से एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्सचेंजेस का, वो होता है n(n-1/2), बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको चाहो तो आप इधर समेशन ले लो। समेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्पिन के ऊपर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव स्पिन है तो एक बार ये फॉर्मूला लगेगा, और नेगेटिव स्पिन है तो एक बार पॉजिटिव स्पिन के लिए और एक बार नेगेटिव स्पिन के लिए। जैसे n का मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन, ठीक है। n का मतलब अनपेयर्ड मत समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन। जैसे मान लीजिए, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इधर देखिए, इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन कितने, 3। तो फॉर्मूले में 3 3 - 1 मतलब 2, 3 2 जा 6, 6 का हाफ किया 3, ये आ गया आंसर। यहां पर आइए D5 पे आते हैं पहले, है ना। D5 पे आते हैं, 5 रखे, 5 × 4/2 दैट इज 20/2, कितने आ गया, 10। D6 पे आइए, सेम स्पिन वाले कितने, 5। तो 5 अगर रखा तो 5 × 4/2 करा तो कितना आ गया, 10। प्लस एक बार अब इसकी स्पिन वाले का भी फॉर्मूला यही लगेगा। तो अब यहां पर सेम स्पिन वाला कितना रखोगे, 1। 1 × 0 तो ये 0 हो गया, आंसर कम्स आउट टू बी 10। और जब ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रीन वालों को एक बार रखो 5, 5 × 4/2 10,
और एक बार येलो वालों के लिए रखो 5, इसलिए समेशन लिखा हुआ है कि स्पिन पे डिपेंड करेगा। तो आपको यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने मिल रहे हैं? 20। अब देखो एनसीईआरटी की जब आप लाइन पढ़ोगे ना आयनेशन एनर्जी की, तो वहां एक बात लिखी हुई है, वो मैं समझा रहा हूं आपको। बेटा जनरली आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते जा रहे हैं या नहीं बढ़ते जा रहे? बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक जनरल ट्रेंड मिल गया कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज उतने ज्यादा। लेकिन क्या D5 और D6 में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ एक्सचेंज नहीं बढ़ा? ये बात लिखता है एनसीईआरटी, बहुत ध्यान सुनिएगा इसको, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन था तो नंबर ऑफ एक्सचेंज 0 थे, और 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो नंबर ऑफ एक्सचेंज 20 हो गए, मतलब लगातार नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ते जाएंगे। लेकिन D5 और D6 जब आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े लेकिन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस नहीं बढ़े। और मैंने आपको बोला था हर एक्सचेंज में कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होगी, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन को इधर उधर रखोगे, उसमें कुछ एनर्जी यूज हो रही होगी। यूज हो रही है तो हम उसको बोल रहे हैं कि कुछ एनर्जी लॉस हो रहा होगा, क्योंकि यहां से यहां जाने पर कुछ एनर्जी का लॉस होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, एक्सचेंज बढ़ने चाहिए थे। एक्सचेंज अगर बढ़ते तो कुछ एनर्जी का लॉस होता, लेकिन यहां से यहां जाने पर वो एनर्जी का जो लॉस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज बढ़े ही नहीं। और इस वजह से इसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसको कुछ एनर्जी और लूज करनी चाहिए थी, तो इसने लूज नहीं करी, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या रहे? बराबर। और इसीलिए यहां पर एनसीईआरटी लिखता है नो एक्सचेंज एनर्जी लॉस। इसमें यहां से यहां जाने पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस होना चाहिए था, बट क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंज सेम रहे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस नहीं हो पाया। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, लॉस नहीं हो पाया। और इसलिए D5 और D6 में से आपको आई किसका ज्यादा मिलेगा? बेटा D5 का। क्यों? क्योंकि D5 मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। और अगर D5 मोर स्टेबल है इसलिए इसकी आई ज्यादा। ये बात कहां पर काम आती है? ये बात आती है हमको काम में IE3 में, जब हम बात करते हैं Mn2+ और Fe2+। Fe2+ और Mn2+ का मतलब क्या? इन्होंने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है मतलब I1 आप दे चुके हो, I2 आप दे चुके हो। अब बात किसकी होगी? I3 की। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात चल रही है। बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3d5। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3d6। D5 और D6 में यहां पर 10 एक्सचेंज है, यहां पर भी 10 एक्सचेंज है। जबकि यहां से यहां जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो एक्सचेंज बढ़ने चाहिए थे, और एक्सचेंज बढ़ते तो उस एक्सचेंज को कराने में ये कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करता। लेकिन क्या यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और इसने एक्स्ट्रा एक्सचेंज एनर्जी लूज नहीं करी, मतलब वो एनर्जी इसी के पास रह गई। और एनर्जी इसी के पास रह गई तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, और स्टेबिलिटी कम हो गई इसीलिए ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जबकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। और इसी को हमने बोला था उस समय कि मन के बाद चेंज आ जाता है E3 के अंदर, ये बात है। तो इसको एनसीईआरटी कुछ इस अंदाज में लिखता है, ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा। Mn2+ shows higher value of IE. Mn2+ shows higher value of IE as compared to Fe2+. As compared to Fe2+. ये जो बात अभी मैंने आपको आई के फॉर्म में लिखाई है, इसको अगर क्वेश्चन में Mn और Fe, मैंने अभी Mn2+ और Fe2+ लिखा है आपको, क्वेश्चन में अगर Mn और Fe आया तो बस वो आई के बदले थर्ड आई बोल देगा। तो ये थोड़ा सा आपको इस बात पे सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। पूछने के अंदाज दो हो सकते हैं। चलिए क्या बोला मैंने अभी? द आई ऑफ Mn2+ इज हायर देन द आई ऑफ Fe2+ because in Fe2+ having D6 configuration, in Fe2+ having D6 configuration, in Fe2+ having D6 configuration, there should have been some extra loss of exchange energy, ऐसा लिखे, some extra loss of energy, ऐसा लिखे, some extra loss in energy in terms of exchange energy,
some extra loss of energy in terms of exchange energy, but it does not happen. But it does not happen. Hence, it is less stable. Hence, it is less stable. Hence, it is less stable and shows lower IE. Hence, it is less stable and shows lower IE. ठीक है भाई, तो ये बात को ध्यान रखना, D5 D6 में नंबर ऑफ एक्सचेंज बराबर हो जाते हैं, और वैसे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ने चाहिए थे, पर इसमें वो चीज नहीं हो पाई, तो इसके अंदर जो एक्सचेंज एनर्जी लूज होनी थी वो नहीं हो पाई। इसकी वजह से इसका इंटरनल एनर्जी कंटेंट ज्यादा हो गया। इंटरनल एनर्जी कंटेंट ज्यादा हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देगा। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। ठीक, अब हमने ये तो बात कर ली बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, जो भी पॉइंट्स हमें पढ़ने थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है यहां पर वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान सुनना, आज के लेक्चर में मेनली हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में ही पढ़ रहे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। डी ब्लॉक के अंदर भी और एफ ब्लॉक के अंदर भी, एफ ब्लॉक के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड बातें आएंगी, तो दोनों चीजों को बड़े अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें खुश बेटा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एलिमेंट्स की, तो ध्यान सुनिएगा, है ना। एलिमेंट हमने 3D के लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक, और हम लोग ये पॉइंट बार बार सुनते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और पहली लाइन यही लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। D block elements can show variable oxidation states. D block elements can show variable oxidation states. और इनमें से खासकर क्रोमियम और मैंगनीज से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और उन्हीं के बारे में आपको आगे पढ़ना भी है। ठीक है, ध्यान सुनना। अब अगर ये वेरिएबल स्टेट दिखाते हैं तो ध्यान सुनना, उन वेरिएबल स्टेट का एक रेंज होगा। जैसे अपन पी ब्लॉक में बात करते थे कि ग्रुप 15 है, फॉस्फोरस फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, तो उनका हाईएस्ट +5 और उनका लोएस्ट -3, 8 का गैप है ना ऐसा। तो ऐसे इनका भी एक रेंज होगा, तो इनके रेंज में इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है और इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, उसको हमें निकालना है। उसके निकालने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन। ns इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट s के इलेक्ट्रॉन। क्या ns के साथ मैंने पेयर्ड या अनपेयर्ड ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, मतलब जितने ns इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो, सबको काउंट करना है। अब इधर देखिएगा, पहले अपन मिनिमम की बात करते हैं, सुनते जाना समझते जाना पहले बात को। इन सबके पास देखो 4s2, ये इसका ns है, ये इसका n-1d है। ns में कितने? दो, सब में 2 ही होंगे। केवल क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती थी, तो इनमें s के साथ क्या जाता है? 1। तो बताओ इसकी मिनिमम स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मिनिमम स्टेट कितना हो जाएगा? +2। इसका कितना हो जाएगा? +2। इसका कितना हो जाएगा? +2। इसका कितना हो जाएगा? +1। इसका हो जाएगा +2, देन +2, देन अगेन +2, +2, +1 एंड +2। ये इनकी मिनिमम स्टेट्स आ गई। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या आ रहा है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करना है? जो अपन ने ns लिया था वो तो लेना ही है, साथ में अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन लेने, और इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना। तो बेटा ns में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो, s का इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो चलेगा, d का अनपेयर्ड लेना है। मुझे बताइए, अनपेयर्ड की क्वांटिटी पहले बढ़ती है, फिर बाद में पेयरिंग होती है तो कम हो जाती है। कल भी इस बात पे चर्चा हो चुकी 2-3 बार। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ns में और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 2 + 1 3, तो इसका मैक्सिमम कितना आ गया? 3। अभी इधर आइए, ये 2 अनपेयर्ड है और ये 2 है, तो 2 + 2 4। पर 4 जब आया, ध्यान सुनेगा, 4 आया, 4 इसका मैक्सिमम है, लेकिन 2 और 4 के बीच में क्या एक और इंटीजर वैल्यू 3 आती है या नहीं आती है? बेटा आती है। तो ध्यान रखना, ये 4 तो इसका मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कि बस 2 और 4 दिखाएगा। 4 इसका मैक्सिमम है, 2 इसका मिनिमम है, पर इनके बीच में आने वाली जितनी भी इंटीजर वैल्यूज हैं वो भी यहां पर ये शो कर रहा होगा, क्योंकि 4 तक अगर जाना है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा जाएगा। यहां पर आइए, 3 अनपेयर्ड और 2, 5 हो गया, तो 5 तक अगर जाना है तो +3 +4 और +5, ये सारी वैल्यूज दिखाएगा। यहां पर आइए, 5 अनपेयर्ड +1 कितना हो गया? 6।
तो यहां पर आ गया +2 +3 +4 +5 और +6, ये आ गया। अगले पे आइए, यहां पर 5 अनपेयर्ड और 2 7 मैंगनीज। आई होप सबको पता भी है, क्रोमियम और मैंगनीज अगर याद नहीं है तो कोई फिर मतलब ही नहीं पढ़ने का। ठीक है, ये 7 हो गया। यहां पर आइए, अनपेयर्ड देखना है 4, ये ध्यान रखना, 6 मत लेना, 6 + 2 8 करके पता चला आप निकाल दो उसको आगे ना। यहां पर अनपेयर्ड लेने, अनपेयर्ड कितने बचे 4, 4 + 2 6, तो +2 +3 +4 +5 एंड +6। अगले पे आइए, 3 अनपेयर्ड और 2, तो ये +3 +4 +5 तक जा सकता है। इसके बाद आए 2 अनपेयर्ड +2 4, तो यहां पर +3 +4 आ जाएगा। लास्ट वाले में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है और एक यही है, तो +1 ही दिखेगा आपको, और लास्ट वाले में +2 दिखेगा। पहले एक काम करें, इनको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। पी ब्लॉक की एक्सरसाइज मिल गई ना सबको? चलिए, है ना। अब ये जो जितनी भी बेटा यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपन ने लिखी है, इसके आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। हमने यहां पर इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, लेकिन अब इसके बाद की कहानी समझना। यहां पर ये जितनी भी स्टेट है ना, ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है, अपन ने यहां पर 20 स्टेट्स निकाली है टोटल। 20 इन द सेंस 10 एलिमेंट है, 10 की मिनिमम यहां से निकाली फॉर्मूले से और 10 की मैक्सिमम यहां से निकाली, बीच में तो अदर भी है, पर अपन इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने 20 स्टेट निकाली, 20 में से 16 स्टेट बिल्कुल सही है, पर 4 में गड़बड़ है। ठीक, अब अपने को पहले यह समझना है कि इनमें से कौन सी स्टेट्स गड़बड़ है। कितनी जगह पर गड़बड़ है? 4 जगह। 4 जगह में से ध्यान से सुनना, 2 गड़बड़ मिनिमम में है और 2 गड़बड़ मैक्सिमम में। 2 गड़बड़ मिनिमम, 2 गड़बड़ मैक्सिमम। ठीक, अब यह समझेंगे। और जब हम ऐसे सीक्वेंशियली चलेंगे ऊपर से नीचे तक, तो 2 गड़बड़ जो मिनिमम में वो पहले आएंगी और मैक्सिमम वाली गड़बड़ बाद में आएगी। अब आपको क्या देखना है? आपको एलिमेंट ऐसे देखने जिनके अंदर सी दिख रहा है। ये 4 एलिमेंट जिनके अंदर गड़बड़ है। ठीक है, तो ये 4 जो एलिमेंट है, इनमें से शुरू के 2 में मिनिमम और बाद के 2 में मैक्सिमम की गड़बड़ है। ध्यान से देखिएगा इधर, यहां पर बताओ मिनिमम में गड़बड़ है, मतलब ये मिनिमम स्टेट +2 शो नहीं करता, ये एक ही स्टेट दिखाता है और वो स्टेट कौन सी है बेटा? +3।
यहां पर आइए क्रोमियम, मिनिमम वाले में गड़बड़ है, मतलब ये +1 शो नहीं करता, इसकी रेंज स्टार्ट होगी +2 से लेकर +6। अगला कौन आ रहा है? कोबाल्ट, इसमें मिनिमम में गड़बड़ होगी या मैक्सिमम में? मैक्सिमम, 2 मिनिमम हो चुके, अब 2 मैक्सिमम में गड़बड़ आएंगी। इसका मतलब है ये +5 नहीं दिखाएगा, ये कहां तक दिखाएगा बेटा? +4। और कॉपर में क्या गड़बड़ है? कॉपर में इसको काट मत देना, कॉपर में गड़बड़ ये है कि ये +1 के अलावा +2 भी दिखाता है। अब अगर इसके बाद भी याद ना हुआ तो ना होगा बेटा, ठीक है? हाँ, व्यर्थ मेहनत ना करें, ठीक है? चलिए, अब अगर हम बात करें तो ये 4 जगह पर गड़बड़ थी, चारों गड़बड़ आपको बता दिया ना। कैसे पहचानना है? 2 मिनिमम, 2 मैक्सिमम, जहां पर सी दिख रहा है फटाफट लगाया, टिक करके आ गए, है ना? अब आगे सुनिएगा, इसके ऊपर बाकी क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब देखो, हर एलिमेंट की हमने ढेर ढेर सारी स्टेट्स लिख दी, लेकिन हर एलिमेंट हर तरह की स्टेट में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैंगनीज सारी स्टेट दिखा नहीं सकता, दिखा तो सकता है, लेकिन जनरली हर स्टेट में वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। जैसे आप बात करें मैंगनीज और क्रोमियम की, हम लोग बात करते हैं तो याद करो, मैंगनीज और क्रोमियम के कंपाउंड्स हमने पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स में पढ़े थे। तो हमने क्रोमियम का एक ऑक्साइड पढ़ा था CrO, एक पढ़ा था Cr2O3 कीर्तन +3 वाला, और एक पढ़ा था CrO3। तो ये जो अंडरलाइन करी है, ये स्टेट्स वो हैं जो इनकी ज्यादा स्टेबल स्टेट्स हैं। ऐसे मैंगनीज की बात करें, +2 MnO, MnO2 और Mn2O7, या फिर KMnO4 और K2MnO4 जब अपन पढ़ेंगे तो ये सब चीजें दिखे। मतलब ऐसा नहीं कि ये सारी स्टेबल स्टेट है, इसमें स्टेबल स्टेट भी और अनस्टेबल स्टेट भी, लेकिन अपन उसको एक एक, जैसे आयरन की बात करूं तो आयरन +2 और +3 दिखाना पसंद करेगा, 4 5 6 जनरली दिखाएगा ही नहीं। अच्छा, एक बात और सुनो, आयरन की हमने 2 से लेकर 6 तक तो लिख दी क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे ही दे रखा है, पर क्या आयरन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 भी दिखाता है? यस। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर +1 नहीं है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि एनसीईआरटी में डी ब्लॉक के अंदर यही दे रखा है आपको। लेकिन क्या आयरन +1 दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? दिखा सकता है, हालांकि वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा, ये हम जानते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स उतनी आसानी से बनता नहीं था, ठीक है ना? लेकिन आयरन +1 भी दिखा सकता है। कभी बात आ जाए तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में इसका +1 स्टेट भी होता है। अब आगे सुनिएगा कहानी को। एक बात बताओ, यहां पर आयरन का एक स्टेट लिखा हुआ है +6, ठीक है? आयरन का +6 का कंपाउंड, आयरन का +6 का कंपाउंड, 2 और 3 तो नॉर्मली देख रखा, 1 की अभी हमने बात कर ली। आयरन का 6 वाला कोई कंपाउंड, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसलिए बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, ये कंपाउंड देखिए जरा, FeO4 2-, इसको सल्फेट से मैच करिए, SO4 2-। क्या ये सल्फेट जैसा ही दिख रहा है आपको? बस सल्फेट में सल्फर के बदले अपन ने आयरन रख दिया। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि सल्फर की प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? क्रोमियम से। तो क्या क्रोमियम का भी ऐसा कंपाउंड बनता है कि नहीं बनता? बनता है, CrO4 2-, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेट। जैसे सल्फेट जैसे क्रोमेट, वैसे इसका नाम फेरेट। क्या नाम है इसका? फेरेट। इसमें आप आयरन की स्टेट निकालो तो आपको +6 देखने को मिलेगा। अब एग्जाम में पूछेगा आयरन किस कंपाउंड में +6 स्टेट दिखा सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला दे दिया तो निकाल ही लोगे, फॉर्मूला थोड़ी देगा, है ना? तो ये ध्यान रखना, आयरन, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है कि आयरन +6 स्टेट दिखाता है, और उस टाइप के कंपाउंड्स का नाम क्या है बेटा? फेरेट्स। तो इस बात को मेंशन कर लेना ना। हालांकि ये जो फेरेट बनेंगे ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, और ये रेडिली डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब बनते से ही टूट जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात मेंशन्ड है एनसीईआरटी में कि आयरन फेरेट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब इसके बारे में और भी कुछ बातें बताता हूं जो एनसीईआरटी में लिखी, ध्यान सुनना ना। आयरन जो फेरेट बनाता है, ये फेरेट अल्कलाइन मीडियम में बनाएगा। किस में बनाएगा? अल्कलाइन मीडियम, और फिर क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ध्यान सुनना, यहां पर आयरन +6 है, +6 में उतना स्टेबल नहीं होगा, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 और O2 में। मतलब यहां पर आयरन +6 से किस में आ जाएगा? +3 में, जो कि उसकी ज्यादा स्टेबल है, तो ये डिकम्पोज होगा। पॉइंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना। फेरेट्स readily decompose in alkaline medium. Ferrets readily decompose in alkaline medium. Ferrets readily decompose in alkaline medium into
into Fe2O3 and O2 into Fe2O3 and O2 into Fe2O3 and O2 है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि भाई आयरन +6 कहीं पर दिखाता है कि नहीं दिखाता, दिखाता है। कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, फेरेट्स, याद रखिएगा। और ये अनस्टेबल होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर +6 से +3 में आ जाएगा, जो कि इसकी स्टेबल स्टेट होती है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहले मैं ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता हूं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? स्कैंडियम और जिंक। इसकी एक ही स्टेट है +3 और इसकी एक ही स्टेट है +2। कल हमने ट्रांजिशन मेटल्स की जब बात करी थी, जिंदगी कबाड़ा हो गई को ट्रांजिशन नहीं मानते, तो हमने बोला था जिंक एक ही स्टेट दिखाता है +2, है ना, ये वाली बात भी आ गई। कॉपर की हमने बात करी थी, क्यूप्रस क्यूप्रिक, वो वाली बात भी आ गई यहां पर। तो अब क्वेश्चन है कि भाई कौन सा एलिमेंट है जो एक ही स्टेट दिखाता है? तो स्कैंडियम और जिंक। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है जो एक ही स्टेट दिखाता है? स्कैंडियम। ये ट्रांजिशन में काउंट नहीं हो। अच्छा, इसके अलावा ये जीरो भी दिखा सकते हैं, नेटिव फॉर्म तो हर कोई दिखा सकता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? मैंगनीज। और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट स्टेट दिखा सकता है? मैंगनीज। दोनों केस में आंसर मैंगनीज है, ठीक है। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग volatile metal can exhibit only a single oxidation state? पहला ऑप्शन लिखे स्कैंडियम, दूसरा ऑप्शन लिखे आयरन, तीसरा ऑप्शन लिखे कॉपर, लास्ट ऑप्शन लिखे जिंक। तो क्वेश्चन सुनते ही कहानी खत्म हो गई थी, क्योंकि वॉलेटाइल मेटल बोल दिया। तो वॉलेटाइल मेटल कौन होते हैं? जिंदगी कबाड़ा हो गई को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेटल। तो आंसर जिंक में से, कैडमियम या मरकरी में से कोई हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स? ये रेंज का मतलब क्या समझते हैं? रेंज का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो, क्योंकि यहीं पे निपट जाओगे तुम लोग, है। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। रेंज का मतलब ये नहीं सोचना कि +7 है रेंज, ये नहीं बोल रहा है। अगर मान लो इसकी स्टेट है ना -1, -2, -3, -4, -5, -6 होती है, और एक होता +6, तो आप रेंज का मतलब +6 को नहीं देखना है। रेंज का मतलब है डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कितनी दिखा सकता है। नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिबिटेड को अपन रेंज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ना। हालांकि अभी मैंगनीज दोनों में फिट बैठ रहा है, रेंज भी इसकी ज्यादा है और हाईएस्ट स्टेट भी इसी की ज्यादा है, लेकिन रेंज का मतलब अलग होता है और हाईएस्ट स्टेट का मतलब अलग होता है। ये बात क्लियर रखिएगा दिमाग में, ठीक है ना। चलिए ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन स्कैंडियम, दूसरा ऑप्शन क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन मैंगनीज। स्कैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड जिंक। स्कैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड जिंक। करेक्ट आंसर इज मैंगनीज। अगला क्वेश्चन भी इसी पे लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? Which of the following element can exhibit highest oxidation state? ऑप्शन यही चारों है। करेक्ट आंसर अगेन इज मैंगनीज, ठीक है जी। तो यहां पर अभी हम लोगों ने बात करी बेटा, तो यहां पर हमने 3D एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट और रेंज के ऊपर बात कर ली। ध्यान सुनना, इनमें से आप जब कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे तो आपको क्रोमियम काम में आने ही वाला है। क्रोमियम की रेंज बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, मैंगनीज की रेंज रटी हुई होनी चाहिए। आई होप ये दोनों सबको पता ही है। और वेनेडियम का थोड़ा थोड़ा यूज आने वाला है हमें, तो हमें वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज की रेंज पता होनी चाहिए। वेनेडियम की रेंज है 2 से 5, क्रोमियम की रेंज है 2 से 6 और इसकी रेंज है 2 से 7। एक बात और सुनो, ये जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गई? +7। लेकिन 3D की +7 इसका मतलब ये नहीं कि 4D 5D की भी +7 होगी। 4D 5D का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है,
तो इसीलिए वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक भी जाती है। ऑस्मियम हो या रूथेनियम हो, इनमें आपको +8 भी देखने को मिलता है। तो इस बात को अलग से नोट बना के मेंशन कर लेना। 4D and 5D members, 4D and 5D members can show higher oxidation states. 4D and 5D members can show higher oxidation states. Can show है ना, ऐसा नहीं कि सब दिखाएंगे। Can show higher oxidation states. एग्जाम्पल में ऑस्मियम +8 तक जाता है। OSO4 ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड बना लीजिए, जहां पर वो +8 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, बस एक पॉइंट है, कभी आ जाए इनकेस कि भाई ऐसा नहीं कि +7 ही मैक्सिमम है, +7 के आगे भी +8 तक भी जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। इधर देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली, लेकिन अब उसी के ऊपर बात करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान सुनना, हाईएस्ट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा इनर्ट पेयर इफेक्ट में हॉस का मतलब हायर और लॉस का मतलब लोअर था, हाईएस्ट लोएस्ट की बात नहीं हो रही, हायर की बात हो रही। ठीक है, अब सुनना एक बात और ध्यान समझना। जनरली मैंने अभी आपको बोला 3 एलिमेंट्स पे फोकस करना है। कौन कौन? वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। अच्छा एक बात बताओ, पूरे डी ब्लॉक को देख लो आप, तो 3D को, है ना, मिनिमम स्टेट कितनी गई है? +1। मिनिमम +1 ही है, और मैक्सिमम क्या गई है? +7। अब ध्यान सुनना है ना, यहां पर जो बात बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए। पहले मैंने बोला डी ब्लॉक में मिनिमम +1, +2, +3, 4, 5, 6, 7, ये रेंज है। पूरे 3D सीरीज की जो रेंज है वो अपन ने लिख दी। अब हम बोल रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी? हायर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हम जनरली इसकी बात कर रहे हैं, ये हायर है। हाईएस्ट बोलता तो +7 की बात होती है। हायर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +5, +6 एंड +7। और लोअर की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये लोअर में आ जाती है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हायर स्टेट की, मतलब हम कौन कौन सी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं? 5, 6 और 7। अब 5, 6 और 7 के कंपाउंड्स पे बात होने वाली है कि देखो +1 या +2 या +3, है ना, ये तो एस ब्लॉक के मेटल भी दिखाते हैं। जैसे NaCl में Na का स्टेट +1, CaF2 में कैल्शियम का स्टेट +2, AlF3 में एल्यूमिनियम का स्टेट +3। ये अपन ने जो सोडियम या कैल्शियम या एल्यूमिनियम लिया, ये एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट है, जिनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन। डी ब्लॉक के ट्रांजिशन, तो एस और पी ब्लॉक के क्या कहलाते हैं? नॉन ट्रांजिशन। तो ये 1, 2, 3 टाइप की जो स्टेट होती है ना आयनिक कंपाउंड्स में, मेटल नॉन मेटल के बॉन्ड में, वो तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी दिखा देते हैं। लेकिन ये जो 5, 6, 7 टाइप की स्टेट है, ये दिखाना हर मेटल के बस की बात नहीं होती। तो वो स्टेट कब दिखाई जाएगी, आइए उसको समझते हैं। यहां पर एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि अगर किसी एलिमेंट को मान लो मैंने मेटल लिया M, ठीक है, और इस एलिमेंट को +5 या +6 या +7 टाइप की स्टेट दिखानी है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके बाजू में जो एटम होना चाहिए ना जुड़ा हुआ, वो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? हाईली इलेक्ट्रोन। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। अगर कोई एलिमेंट फ्लोरीन या ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इस कंडीशन में मुझे बताओ, इनका En ज्यादा है तो क्या ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे? खींच लेंगे। और जितनी डेंसिटी ये अपनी तरफ खींचेंगे उतना इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और उतना ही इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज लाना है तो उसके लिए बाजू में या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन होना चाहिए। अब देखो, किसी भी एलिमेंट पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाना है तो दो चीजें काम में आ रही, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। एग्जांपल्स याद करो। क्या आपने SF6 नाम का कंपाउंड पढ़ा हुआ है? इसमें सल्फर अपनी हाईएस्ट स्टेट दिखा रहा है +6। या फिर क्या आपने SO3 नाम का कंपाउंड पढ़ा है? बेटा यस, यहां पर भी सल्फर अपनी हाईएस्ट स्टेट +6 दिखा रहा है, लेकिन आपने कभी भी HCl6 नाम का कंपाउंड नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी रीजन है और दूसरा है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है कि वो सल्फर के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेके आ पाए। आप याद करिए, आयोडीन आपने IF7 पढ़ा है, ठीक है ना। आपने HiO4 पर आयोडिक एसिड पढ़ा है। किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट मतलब 5, 6, 7 टाइप की बात चल रही है, कोई भी एलिमेंट अगर +5, +6, +7 दिखाना चाहता है तो उसके बाजू में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, तो वो आराम से 5, 6, 7 टाइप की स्टेट दिखा देगा।
अगर 1 2 3 टाइप की स्टेट दिखानी तो कोई भी चल जाएगा, है ना, कोई भी चल जाएगा, हो जाता है, आराम से बन जाते हैं। तो देखो अब इसी बात को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, किसी भी एलिमेंट को अगर 5 6 7 टाइप की स्टेट दिखानी है तो बाजू में जनरली कौन चाहिए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। लेकिन अब अगला पॉइंट ये आता है, ये तो अभी हमने समझा कि हायर स्टेट कब दिखाएगा, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। अब आपको बोला मेटल के साथ फ्लोरीन है और मेटल के साथ ऑक्सीजन है, और दोनों में इसके ऊपर खूब सारा डेल्टा प्लस आ गया, इसके ऊपर भी खूब सारा डेल्टा प्लस आ गया, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फ्लोराइड या ऑक्साइड? ऑक्साइड। ऑक्साइड्स में मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि होता क्या है कि जब हम हाईली ईएन की बात करते हैं तो बच्चे को दिखता है कि मैक्सिमम ईएन वाला तो ये है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम चार्ज डेवलप करने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अगर चार्ज डेवलप हो गया तो ज्यादा स्टेबल कौन कर पाएगा, तो फ्लोराइड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्साइड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, इसलिए वो मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स, ठीक है। और दूसरी बात एक और समझिए, अगर इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं तो 6 फ्लोरीन लगेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से सोचना, और अगर इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 ऑक्सीजन में काम हो जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां पर एक रोल प्ले कर देता है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। एनी एलिमेंट कैन एग्जिबिट, एन एलिमेंट या एनी एलिमेंट कैन एग्जिबिट इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर भी बोल दें या हाईएस्ट भी बोल दें, इस केस में तो चल जाएगा, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ना, मतलब 5 किसी की हाईएस्ट होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 7 होगी। एन एलिमेंट कैन एग्जिबिट इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट in presence of side atoms like fluorine and oxygen, fluorine और oxygen ऐसा लिख लीजिए, in presence of side atoms like fluorine और oxygen, ब्रैकेट में लिखिएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइन चेंज करके लिखिएगा stability of oxides is more than fluorides, stability of oxides is more than fluorides due to multiple bond formation tendency, stability of oxides is more than fluorides due to multiple bond formation tendency, due to multiple bond formation tendency। चलिए अब ये तो हमने बेसिक बात कर ली बेटा कि इस तरह के कंपाउंड बन रहे होंगे, अब उसके आगे बात करते हैं। ये कुछ कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हैं, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से एक टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस का, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में कुछ एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लास्ट में एप्लीकेशन पढ़ा था कि I- और Cn- के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉपर +1 एग्जिस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, अभी भी यहां भी काम आएगी ये बात, कॉपर की बात आएगी। दूसरी बात हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, थैला, प्रभु और बायो के कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस जब भी आएगा समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट का। और यहां देखिए ये कंपाउंड देखिए जरा, इन सारे कंपाउंड में आप सेंट्रल एटम को जब देखेंगे तो आप वेनेडियम, क्रोमियम या मैंगनीज को पा रहे होंगे, और उनके बाजू में या तो आपको फ्लोरीन दिख रहा होगा या ऑक्सीजन दिख रहा होगा, मतलब ये अगेन डी ब्लॉक के कंपाउंड्स के ऊपर बात हो रही है, और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में कौन सी बात हो रही है, वही फ्लोराइड और ऑक्साइड वाली, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक बात बताओ, वेनेडियम की हाईएस्ट स्टेट कितनी है, रेंज +2 से लेकर +5। अच्छा अगर जैसे मान लो ये MnF8 है, मुझे बताओ मैंगनीज का रेंज कहां तक है, और यहां पर कितना आ रहा है, और इसमें ऑब्वियसली कोई पैरोक्सी लिंकेज भी नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो दिखने में ज्यादा है कैरोज और मार्शल की तरह और कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब है क्या मैंगनीज +7 से ऊपर जा सकता है, नहीं, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है। पहले तो रेंज पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी को अपने रेंज से बाहर दे रखा है तो ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन यहां पर आइए वेनेडियम की स्टेट क्या है, +5 जो कि रेंज में 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 है। यहां पर आइए क्रोमियम की स्टेट है बेटा +6 +6 +6 और +6 जो कि रेंज में है, Mn की स्टेट +4 +7 +7, यहां पर भी +7 और यहां पर भी +7, ये सब रेंज में है। तो रेंज वाले जो कंपाउंड हैं, रेंज वाले जो कंपाउंड है उनको एग्जिस्ट कर जाना चाहिए था,
लेकिन इनमें से कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। जनरली ध्यान सुनिएगा, कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट किसके साथ दिखाना पसंद करेगा, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन। पहले तो चेक करो कि हर कंपाउंड में फ्लोरीन और ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर फ्लोरीन या ऑक्सीजन के अलावा मैं यहां पर आपको CrCl6 बना के दे देता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो 5, 6, 7 टाइप की जो स्टेट है उनके लिए साइड में या तो फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा। करता है नहीं करता है? करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन भी है। कोई ना कोई साइड एटम में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन या ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग कलर में पढ़ चुके हैं, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, आइए अब इधर आइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हाईएस्ट स्टेट है और साइड में कौन आ रहा है, फ्लोरीन। आराम से एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट स्टेट साइड में फ्लोरीन या ऑक्सीजन हो, आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा, आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा। ये तो सब पढ़ते भी हैं आप, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ऑक्साइड्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर बताइए, तो रेंज से भी कम है, रेंज से भी कम है, रेंज से भी कम है। यहां पर रेंज पे +7 +7 +7। एक कंपाउंड ये जो MnF7 आ रहा है, यहां पर ये अपनी हाईएस्ट स्टेट में और साइड एटम भी फ्लोरीन है, इसको एग्जिस्ट कर जाना चाहिए था लेकिन नहीं करता। और इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा जो सेंट्रल मेटल होता था उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, 6। और वो 6 हम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि हम मेनली 3D मेटल पे खेलते थे। किस पे खेलते थे, 3D मेटल। जैसे सेकंड केमिकल बॉन्डिंग याद करो, सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, थर्ड और फोर्थ दोनों का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। तो क्या ये थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है? अगर थर्ड या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट आया तो उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। 6 से ज्यादा साइड एटम वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए ये कंपाउंड को स्टेरिक हिंड्रेंस से भी आप मान सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो MnF7 में यहां पर मार्क कर लीजिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और बात समझ ले, ध्यान सुनना। MnF4 इधर दिया है, इधर MnF7 दिया है, बीच में आएगा MnF5 और MnF। Mn का फ्लोरीन के साथ जो हाईएस्ट बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब 2 एलिमेंट, हाईएस्ट बाइनरी कंपाउंड कौन सा है, MnF4। 5 और 6, 5 स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल नहीं है और 6 में आने पर अगेन इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन ध्यान सुनना, CrF6 एग्जिस्ट कर रहा है, MnF6 नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रोमियम और मैंगनीज में से अगर मैं बात करूं तो मैंगनीज का साइज छोटा है, और साइज छोटा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा है तो +6 इस पे आएगा और +6 उस पे आएगा, तो उसका साइज ज्यादा डिक्रीज होगा, और ज्यादा डिक्रीज होगा तो साइड में अगर 6 फ्लोरीन आएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां ज्यादा लगेगा, यहां पर कम लगेगा। तो ध्यान रखना, मैंगनीज का MnF4 एग्जिस्ट करता है लेकिन 5, 6, 7 एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि क्या मैंगनीज कभी फ्लोरीन के साथ +7 दिखा सकता है, हाँ दिखा सकता है, पर वो बाइनरी कंपाउंड नहीं होगा, वो उसमें साइड में कौन है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, नोट करें इसे। ये सारे कंपाउंड हमने वही लिए जो NCERT D एंड F ब्लॉक में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, ताकि इनके ऊपर एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस आ जाए तो अपने को क्लियर रहे।
MnF7 का रीजन लिख लेना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी तो बताया बेटे, क्रोमियम बड़ा होता है, मैंगनी छोटा होता है, इसलिए भी साइड एटम सेम है और फिर भी एक एग्जिस्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे आएगा? सेंट्रल एटम के साइज पे, कि एक का सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है तो 6 आराम से एग्जिस्ट कर गए। जैसे अपन ने पढ़ा था SiF6 2 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाली बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी अभी हम लोगों ने डिस्कस करी बेटा, इसके बाद आगे आते हैं। ठीक, एनसीईआरटी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कुछ बातें लिखी हुई है, और वो बातें ऐसी लिखी उसने कि डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में डिफरेंशिएट करते हुए कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक, ध्यान सुनना, 2 पॉइंट्स आएंगे बेसिकली। आप एक बात ध्यान सुनना बेटा, पी ब्लॉक में जब हम बात करते थे, याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कोवेलेंसी, है ना, सही है। हाँ, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बात करें। ठीक है, ध्यान सुनना, जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कंडीशन समझिएगा, डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आ रहा है वो कितने से आ रहा है? 1 से। अब देखो एक एक से फ्लक्चुएशन आ रहा है, जबकि पी ब्लॉक में जब हम बात करते हैं तो जनरली जो फ्लक्चुएशन आता है वो 2 से आता है। याद करिएगा, फॉस्फोरस की कोवेलेंसी पहले 3 फिर 5, या फिर सल्फर की कोवेलेंसी 2 4 6, या फिर हेलोजन 1 3 5 और 7। तो जनरली क्या होता है कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्लक्चुएशन आता है दैट कम्स बाय अ वैल्यू ऑफ 2। क्यों? क्योंकि वहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती थी ना, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कराना पड़ता था, और जब जंप कराते थे तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ अनपेयर होते थे, और इसलिए 2 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता था। जबकि डी ब्लॉक में ऐसा नहीं, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन लूज होने की बात चलती है, और इलेक्ट्रॉन लूज होता है इसीलिए 1 बाय 1 लूज हो रहा होगा, और 1 बाय 1 लूज हो रहा होगा तो इसमें फ्लक्चुएशन कितने का आता है? बाय 1। पहला पॉइंट बोल रहा हूं, डी एंड पी ब्लॉक डिफरेंस बनाइएगा, 2 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डी ब्लॉक के अंदर पॉइंट नंबर 1, द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब यूनिट वैल्यू, है ना, यूनिट वैल्यू मतलब बाय 1। कुछ भी लिख के दे सकता है, 1 दे दिया तो समझ में आ ही जाएगा, यूनिटी लिख के दे दे तो समझ जाएगा। यूनिट वेक्टर पढ़ते ही हो, अब इतना भी नहीं याद होगा तो फिर कुछ नहीं है, मतलब, है ना। हाँ चले, एक बार बता दिया मैंने, बाकी अगर है खेल खत्म है फिर तो, है ना, बता। कई बार क्या आता सब कुछ है पर इंग्लिश और हिंदी नहीं समझ में आती, हो गया खेल खत्म, वहां पर ये भी हो जाता है ना। इसीलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट वो बहुतों के साथ होता है। हाँ वैसे ही, तो तुमको प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग भी नहीं पता? अभी पता है तुमको, है ना, पहले कंपटीशन से पहले इंग्लिश की तैयारी करानी चाहिए। आए 15 दिन में इंग्लिश सीखें, फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करें। ये अच्छा है, ये सही है, इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे। अगले करा था, उनका जितना आता होगा वो भी बुलवा दिया होगा तुमने। चलो लिखो, अगला स्टेटमेंट लिखो। पी ब्लॉक के अंदर, है ना, द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज बाय अ वैल्यू ऑफ 2। द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज बाय अ वैल्यू ऑफ 2। चलिए, है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक पॉइंट आता है, याद करिए, एक टॉपिक था जिसका नाम था इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस और लॉस की बात करते थे, नीचे जाने पर लॉस स्टेबल और लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ती थी, और नीचे आने पर हॉस की स्टेबिलिटी कम होती थी। लेकिन देखो पी ब्लॉक में नीचे जाने पर, अभी हम सिर्फ हॉस को पकड़ के चल रहे हैं यहां पर, तो पी ब्लॉक में नीचे जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती थी, जबकि डी ब्लॉक में ऐसा देखा गया है कि नीचे जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये बात अभी आप पढ़ेंगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ हॉस इंक्रीजेस। क्यों होता है क्यों नहीं होता, उसका कारण यहीं पे आएगा। पहले अभी मैं पॉइंट लिखा दे रहा हूं, लिखिएगा, डी ब्लॉक में लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS increases. On moving down the group, stability of HOS increases.
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS इंक्रीजेस। पी ब्लॉक में लिखिएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीजेस। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीजेस। ब्रैकेट में रीजन लिख लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये ऑलरेडी पी ब्लॉक वाली कहानी तो हम पढ़ चुके हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, डी ब्लॉक में उल्टा क्यों हो रहा है, HOS की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, उस कारण को अभी हम थोड़ी देर के बाद यहां पर कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये दो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में गिवन है, वो हमने डिस्कस किया। इधर आइएगा, एक नोट आपके सामने लिखा हुआ है, इस नोट पे हम लोग बात करेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी के बारे में। इधर ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा चल रहा था स्टेबिलिटी ऑफ HOS के बारे में, वही हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ HOS में। आप देखिए, हम लोग पहले HOS की स्टेबिलिटी कहां देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और एक बार हम स्टेबिलिटी ऑफ HOS कहां देख रहे हैं बेटा, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सीधी सी एक बात समझिए पहले, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे के सारे मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, वहीं से इसका आंसर आएगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो मुझे बताओ मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अगर मेटल की बात करूं, जो मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर वाला मेटल है मोर मेटालिक, इधर वाला लेस मेटालिक। जो मोर मेटालिक है वो हायर स्टेट में स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये तो मोर मेटालिक है, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लेकिन जो लेस मेटालिक होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नहीं रह सकता। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य यहां पर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 7 लूज करेगा और वो 2 लूज करेगा, नहीं। जिसकी जो भी हाईएस्ट स्टेट होती होगी, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि लेफ्ट में कौन आ रहा होगा, टाइटेनियम, और राइट में कौन आता होगा, निकल, तो इसकी हाईएस्ट स्टेट क्या है, +4, और इसकी हाईएस्ट स्टेट भी क्या है, +4। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो लेफ्ट वाला होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल रह जाएगा, क्योंकि उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके भी टिका हुआ है क्योंकि उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, वो उसमें स्टेबल है। लेकिन जो लेस मेटालिक है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके उतना स्टेबल नहीं रह पाएगा। और या फिर इसके बदले अगर आप कॉपर भी ले लो तो कॉपर ने तो कितने लूज करे, 2, तो ये +2 में उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा जितना वो +4 में स्टेबल होगा। हर एलिमेंट को अपने अपने स्टेट से देखना है, ऐसा मत सोचना कि ये 7 लूज कर देगा और वो 2 कर देगा, इसका कोई मतलब नहीं मेटालिक नॉन मेटालिक से। मेटालिक नॉन मेटालिक से मतलब है कि ये जितने भी लूज कर सकता होगा मैक्सिमम, ये जितने भी लूज कर सकता होगा मैक्सिमम, उस मैक्सिमम में लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल और राइट वाला कम स्टेबल, क्योंकि इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल रह सकता है, लेकिन ये उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नहीं रह सकता। आइए इधर इस बात पे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीजेस। ये इसीलिए है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होगा। जबकि आप बताइए टॉप टू बॉटम जब जाओगे ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब डाउन द ग्रुप तो लगभग स्टेट सेम ही रहेगी क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर नीचे वाले का ज्यादा, ऊपर वाला भी अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे, मान लो इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे और इसने भी 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि इसका मेटालिक नेचर ज्यादा है। ये उतने इलेक्ट्रॉन लूज करके भी आराम से बैठा हुआ है, बोले मेरा मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, मेरी तो प्रॉपर्टी ही यही है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाऊं। लेकिन ऊपर वाले ने 6 लूज तो कर दिए, लेकिन उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं था, इसीलिए वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके उतना स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ HOS इंक्रीज होगा, नीचे वाला ज्यादा पॉजिटिव में स्टेबल रह जाएगा लेकिन ऊपर वाला उतने ही ज्यादा पॉजिटिव में स्टेबल नहीं रह पाएगा। आइए, ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर डायरेक्टली एनसीईआरटी का पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसपे से ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। पहली बात, लेफ्ट टू राइट जाने पर HOS की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। एग्जांपल ले रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है, ठीक, VO4 3- CrO4 2- MnO4-। आप मुझे बताइए, यहां पर हर जगह वेनेडियम, क्रोमियम या मैंगनीज आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले भी अपन ने इन्हीं की बात करी थी। और यहां पर वेनेडियम का स्टेट बताइए कितना दिख रहा है बेटा, +5। क्या ये इसका हॉस है या नहीं है?
हम हॉस की बात कर रहे हैं, हर एलिमेंट का हॉस अपना अपना होगा कुछ ना कुछ। इसका हॉस +6 है और इसका हॉस +7 है। और आपसे पूछा गया कि इसका +5, इसका +6 और इसके +7 में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो बेटा सब अपने अपने हॉस में अगर हैं तो लेफ्ट वाला हॉस में ज्यादा स्टेबल और राइट वाला हॉस में कम स्टेबल। लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीज होती है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल, क्योंकि मोर मेटालिक है। ये अपने मैक्सिमम लूज करके उतना स्टेबल नहीं क्योंकि लेस मेटालिक है। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीज हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीज हो रही है, सुनना अभी बात खत्म नहीं हुई है, स्टेबिलिटी ऑफ HOS अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये +5 में स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, और ये +7 में। अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो जिस स्टेट में उसी में रहना चाहेगा, और जो अनस्टेबल है वो उस स्टेट में रहना नहीं चाहेगा। अगर ये +7 में रहना नहीं चाहेगा तो ये अपनी स्टेट बदलना चाहेगा। स्टेट बदलने के दो तरीके, जिस पे है या तो उससे ऊपर चले जाए या उससे नीचे चले। क्या वो ऑलरेडी अपने सबसे ऊपर ही बैठा हुआ है बेटा? हाँ, तो ये इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। कहां आएगा? नीचे। स्टेट तो बदलनी है उसको, कैसे भी बदले, इधर बदले उधर बदले, बदलनी है, पर इसके ऊपर जा नहीं सकता, इससे नीचे आएगा। इन तीनों में से सबसे पहले नीचे आने को कौन तैयार हुआ? वो। और अगर वो नीचे आएगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और अगर खुद का रिडक्शन होगा तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि इन तीनों में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इन तीनों में से ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नोट करिए इस बात को पहले। अच्छा, एक और ट्विस्ट खेल सकता है, इधर देखो ध्यान से। अभी मैंने सबको हॉस में दिया है, मान लो एग्जाम में ये भी +2 और +2 देता, तो वो इनका क्या होता? लॉस। लेफ्ट टू राइट जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी कम, इसका मतलब ये हॉस में रहना चाहता है या लॉस में रहना चाहता? लॉस में रहना चाहता। तो ये +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल और ये +2 में सबसे कम स्टेबल, और ये इसीलिए 2 से जल्दी से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। काम करेगा। जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह तो उल्टा भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हॉस को लेकर दिया उसने या लॉस को। एनसीईआरटी हॉस को लेकर मेंशन करता है, इसलिए हमने हॉस के रिस्पेक्ट में पढ़ा इसको। वो जो पॉइंट नंबर 2 है उसको भी लिख लो पहले तो। चलिए ना, अब ये सेकंड वाला जो पॉइंट है बेटे, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। हमने यहां पर बोला ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS इंक्रीजेस। कारण मैंने बता दिया, मेटालिक कैरेक्टर है, मेटल का कैरेक्टर ऊपर और नीचे में से नीचे ज्यादा होगा तो वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल रह सकता है। एग्जांपल आपके सामने, दोनों बातें एनसीईआरटी के अगेन पैराग्राफ में लिखी हुई है। पैराग्राफ आज मैं सेंड कर दूंगा आपको, है ना, टेलीग्राम पे। ग्रुप 6 और 7 की बात करें, पहले इसको देखो, करोड़ों मोल वाला मंतक रे। बेटा करोड़ों मोल वाला में अगर आप इसकी स्टेट देखें तो कितनी आ रही है? +6, इसकी भी आ रही है +6 और इसकी भी आ रही है +6।
और यहां पर अगर अपन चले तो ये +7 और +7, ठीक है, +6 इनकी हॉस है एक तरह से और +7 उनकी हॉस है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपसे पूछा गया कि टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ एचओएस के बारे में, तो टॉप टू बॉटम अभी हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ एचओएस डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि ये +7 लूज करके उतने स्टेबल नहीं होगा जितना ये होगा, क्योंकि इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो +7 रह के आराम से बैठा हुआ है क्योंकि इसका कैरेक्टर ही वही है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो +7 में रहना चाहता है या ये +6 में रहना चाहता है, लेकिन ये +7 या +6 में रहना नहीं चाहता। और अगर ये +7 में या +6 में स्टेबल नहीं है तो ये इसी स्टेट में रहेगा या स्टेट बदलना चाहेगा। और अगर स्टेट बदलेगा तो दो तरीके, या तो स्टेट बढ़ा ले या कम कर ले। ये ऑलरेडी अपने हॉर्स में बैठे तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, इनके पास मजबूरी है, इनको नीचे आना पड़ेगा। जब ये इस स्टेट से नीचे आएंगे तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन सबसे पहले होगा, क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे कि नहीं होंगे? बेटा होंगे। अपने अपने ग्रुप के लिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अपने अपने ग्रुप के लिए ये दोनों वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाले। तो यहां से कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखो, है ना, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हमने करी, उसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर आता है। वो पॉइंट क्या? ध्यान सुनना। आप यहां पर देखो ये क्रोमियम और यहां पर देखो ये मैंगनीज। ध्यान सुनना है ना, क्योंकि अभी हमको डाइक्रोमेट और पर मैंगनेट के बारे में पढ़ना है। तो अब इस कंपाउंड को देखो, मैं अगर CrO4 2- लिख दूं तो यहां पर भी क्रोमियम +6 है, और अगर मैं Cr2O7 2- लिख दूं तो यहां पर भी क्रोमियम +6 है। तो अब मैं क्रोमियम +6 को मैंगनीज +7 से कंपेयर कर रहा हूं। मुझे बताइए दोनों में से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? Mn+7। आपके सिलेबस में डाइक्रोमेट आएगा और आपके सिलेबस में पर मैंगनेट आएगा। अब आपको क्लियर होना चाहिए दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। ये काम आएगी बात, ध्यान सुनना है ना। तो अगर K2Cr2O7 अपन आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में, और KMnO4 भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में से पूछा जाए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो KMnO4 इज अ फार बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज विद रिस्पेक्ट टू K2Cr2O7। ये बात दिमाग में रखिएगा, KMnO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और K2Cr2O7 वीकर ऑक्सीडाइजिंग होता है। इसका काम आएगा Cl- पे। किस पे आएगा? ये क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वीक है, और ये क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट आएगा आगे रिएक्शंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट को हम आगे यूज कर रहे होंगे। आगे आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा इन बातों को डिस्कस करने के बाद अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अभी स्टेबिलिटी में और भी कुछ बातें आ रही, याद करिएगा। पीरियोडिक टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पर एप्लीकेशन ऑफ आईई हम लोगों ने पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ आईई में एक एल्यूमिनियम का क्वेश्चन किया था, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3। मैंने बोला था एक ही जगह ऐसी है जहां डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होने के बावजूद जेड इफेक्टिव काम नहीं आता है, कॉन्फिगरेशन काम में आता है। और मैंने बोला था वो बात डी ब्लॉक में भी काम आएगी। तो अब हम उसी के ऊपर आ रहे हैं। क्या इधर देखो, स्कैंडियम +2 +3, क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है? ये भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है। और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में अगर पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल ये है या ये है, तो इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? वो ये पूछना चाह रहा है कि स्कैंडियम +2 में ज्यादा स्टेबल है या +3 में, यही तो पूछना चाह रहा है। अब दिमाग ऐसा काम करता है जनरली कि भाई जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी कभी भी जेड इफेक्टिव पर डिपेंडेंट नहीं होती है। स्टेबिलिटी डिपेंड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पर डिपेंडेंट होती है? अब दो बातें समझाता हूं आपको, ध्यान सुनना। अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन या तो गैसियस स्टेट का पूछा होगा, किसका पूछा होगा, और या फिर गैसियस बोलू सॉलिड बोलू एक ही बात है, एक्वस अलग होता है, बाकी सॉलिड गैस एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो या तो गैसियस का पूछा होगा या एक्वस का। अगर गैसियस स्टेट, याद करो आईई, आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो जो हमने आई के समय पे एप्लीकेशन पढ़ा था वो गैसियस से रिलेटेड था।
और बेटा गैसियस में जेड इफेक्टिव नहीं देखते, क्या देखते हैं? कॉन्फिगरेशन। और एक्वस में ईसीएस काम आता है। एक्वस में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, सारी कहानी एसओपी एसआरपी पे जाके अटक जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग गैसियस की बात करें सबसे पहले, तो गैसियस में आपको क्या देखना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे बताइए, स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, +2 +3, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन 3D1 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा आराम से, और इन सब का कॉन्फ़िगरेशन 3D0 आएगा। मुझे बताइए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21। 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने बचे? 18। 18 मतलब इनर्ट गैस बन गया। इनर्ट गैस बन गया मतलब सब कुछ खाली है, बाहर वाला है ना। यहां पर भी 22 में से 4 चले गए 18, यहां 25 में से 7 चले गए 18, मतलब ये सब के सब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है बेटे, और इनकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब मुझे बताओ, देखने में तो अभी भी ऐसा लगेगा कि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन नहीं, ये धोखा है। ये जेड इफेक्टिव की वजह से ज्यादा नहीं हुआ है। ये क्यों ज्यादा हुआ है? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात है, जेड इफेक्टिव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस है जो कि सबसे स्टेबल होती है, इसीलिए इनका स्टेबिलिटी यहां पर आपको ज्यादा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगले केस पे आते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम वो सारे टाइप्स यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला टाइप, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। दूसरे टाइप पे आता हूं। मैंने बीच में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लिया था, पीरियोडिक टेबल के डिफिकल्ट क्वेश्चन का, उसमें इस तरह की बात मैं कर चुका हूं। ध्यान से देखिएगा क्या है, समझिएगा। आप मुझे बताइए, यहां पर निकल +2 और +4 दे रखा है। अभी मुझे बताओ, निकल और प्लेटिनम नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्या एक ही ग्रुप के मेंबर है या नहीं है? और इस ग्रुप में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कि निकल की लोअर स्टेट +2 और हायर +4, और या फिर प्लेटिनम आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं कि प्लेटिनम का +2 का भी कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और प्लेटिनम का +4 का भी कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पर जनरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो आप देखिए, निकल +2 और प्लेटिनम +2 की बात करें, या निकल +4 और प्लेटिनम +4 की बात करें, अरे इधर लाला, बाहर जाओ, मुंह धो आराम से, 2-4 ऐसे राउंड सीढ़ियां चढ़ के और उतर के आओ। सोना ही है तो बेटा, ये इतने तुम लाख लाख रुपए देके सोने आते हो, घर पे एसी लगवा बढ़िया आराम से, घर वाले भी आनंद से सोएंगे। क्या मतलब है? तो क्या इसका क्या करना है? तो सोने देना, क्या हो गया? तू भी सो जा। निकल +2 और प्लेटिनम +2, ठीक है, ध्यान सुनना। तो निकल और प्लेटिनम की बात कर रहे हैं, और यहां पर निकल मतलब दो तरह का कंपैरिजन, निकल का निकल से कंपैरिजन और निकल का प्लेटिनम से कंपैरिजन। ठीक है, ध्यान सुनना। एक बात बताओ, निकल की अगर हम लोग बात करें, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह होगा कि बेटा निकल और प्लेटिनम में नीचे जाने पर +2 इनका लॉस है और +4 इनका हॉस है। +4 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, निकल या प्लेटिनम? प्लेटिनम, क्योंकि ये हॉस में रहना पसंद करेगा और लॉस में रहना कौन पसंद करेगा? निकल +2। ये तो अपन ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया बाय द स्टेटमेंट की ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS इंक्रीजेस, उससे हो गया ये सॉल्व। लेकिन अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है जो कि IE के रिस्पेक्ट में बोलता है। ठीक है, ध्यान सुनना। ये बात बताओ, निकल +2 और प्लेटिनम +2 को कंपेयर करना है। +2 बनने का मतलब है कि इसको आपने IE1 + IE2 दिया होगा, और सिमिलरली इसको भी +2 बनाना है, मतलब इसको भी आपने IE1 + IE2 दिया होगा। अगर +4 बनाना है, इसका मतलब यह हुआ कि IE1 + IE2 + IE3 + IE4 देना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करें, तो यहां पर भी +4 तक अगर ले जाना है, तो आपको इसका मतलब है यहां पर IE1, IE2, IE3 और IE4 देना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि दोनों की IE कंपेयर करो, ऐसा मिला है कि बेटा इसका IE1 + IE2 लो है, और इसका IE1 + IE2 का जो वैल्यू देखा गया है वो ज्यादा देखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से कौन जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, निकल या प्लेटिनम? निकल, क्योंकि आई का समेशन लो है।
और अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 में पहुंच रहा, कोई भी चीज कहीं पर जल्दी इसीलिए पहुंचना चाहती क्योंकि वहां जाके उसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। ये जल्दी पहुंचना चाह रहा है 2 में और ये बाद में पहुंचना चाह रहा है, इसका मतलब है +2 में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और यहां पर देखा गया जब +4 पे गए तो +4 का मतलब है 2 के बाद 3 और 4 देना पड़ा, 2 के बाद 3 और 4 देना पड़ा। उसमें देखा गया कि इसके 1 2 3 4 का जो समेशन मिला वो ज्यादा मिला और यहां पर 1 2 3 4 का जो समेशन मिला वो कम मिला। इसका मतलब दोनों में से 4 में पहले कौन पहुंचेगा, निकल या प्लेटिनम, प्लेटिनम। और कोई भी चीज किसी स्टेट पर जल्दी इसीलिए पहुंचना चाहती क्योंकि वहां पर जाके वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो आप डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस बढ़ती उससे भी सॉल्व कर सकते हो, वो तो हमें पता ही है, वो हमने पीछे डिस्कस भी किया। लेकिन आई के रिस्पेक्ट में कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया इस एलिमेंट का I12 ज्यादा है और इसका I12 का सम कम है, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जिसका I12 कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा 2 में और जिसका I12 ज्यादा है वो कम स्टेबल होगा 2 में। इस तरह की बातें पूछी जा सकती है। ठीक है, पहले एक काम करें, ये दोनों बात को नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। कितने बजे तक पढ़े थे रात में, उसको तो बोलने दो, वकालत करने पहले आ जाते हो। कितने बजे तक पढ़े थे, नहीं पढ़ा इसीलिए नींद आ रही है, नहीं कभी पढ़े हो, तुम्हारी गलती नहीं, मौसम का कसूर है, कभी गर्मी हो जाती कभी सर्दी हो जाती, एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, बड़ा दिक्कत है जीवन में। एक दिन बारिश होती है, अगले दिन ठंड पड़ती है, उसके अगले दिन गर्मी हो जाती है, उस दिन बढ़िया तूफानी हवा चलने लगती है, कुछ भी होने लग गया, मतलब है क्लाइमेट चेंज। बहुत बढ़िया, मैं कुछ और बता रहा था शायद। पर ये साल तो सही में खतरनाक ही मौसम हो रहा है, इस समय तो भयंकर भीषण गर्मी होने लगती थी, अभी तो ठंडा ही है मौसम। हो सकता है नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तब भी बरसात ही हो रही हो कुछ भी हो सकता है? छाता ले जाए, बहुत बढ़िया, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा जीवन में, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करे, डॉक्टर बने ना बने पर जीवन में तरक्की जरूर करेगा, है ना, ये यही बड़ी बात है। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, जीवन में तरक्की करना जरूरी है। हर डॉक्टर भी सक्सेसफुल थोड़ी होता है, ऐसा झोला छाप भी रहते हैं कई सारे, झोला छाप सक्सेस है कुछ तो तू पक्का जानता है तूने मतलब व्यवस्था कर रखी है आगे की कि अगर सही से नहीं बन पाए तो झोला छाप तो बन ही जाऊंगा कम से कम, है ना। चलो ठीक है, आइए यहाँ पर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ना। Mn+2 Mn+3 क्रोमियम+2 क्रोमियम+3 पे आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जितने चांद सितारे तर्कश में है लगा सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको अभी हम कुछ और तरीके से समझ रहे होंगे और है ना, आगे अभी जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे उसमें कुछ और तरीके से इसको समझ रहे होंगे। ऑर्डर दोनों में वही है लेकिन समझने और समझाने का जो बात है वो अलग अलग है ना। अभी देखो इधर देखिएगा, Mn+2 Mn+3 की बात करें और क्रोमियम+2 और क्रोमियम+3 की बात करें। मैंने बोला गैसियस स्टेट में जब भी कुछ बात हो रही होती है, सेम क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है, और ये भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में गैसियस स्टेट में आपको क्या देखना होता है, कॉन्फिगरेशन। तो अब इसका कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा बेटा 3D5 और इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा 3D4। इसका कॉन्फिगरेशन देखोगे तो आएगा 3D3 और इसका कॉन्फिगरेशन 3D4 और इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा बेटा 3D3। अब एक बात देखना, इसको क्वेश्चन को पूछे जाने का अंदाज क्या होता है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, ठीक, यहां पर भी D4 है यहां पर भी D4 है, ठीक है। अब देखना, अभी हम बोले कि भैया D4 और D5 में ज्यादा स्टेबल कौन है तो आप आराम से बता सकते हो,
आप बता सकते हो कि D5 ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि D5 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये बना दिया अपन। अब इस पे आइए, यहां पर D4 है, ये हाफ फील्ड कुछ भी नहीं है, और ये D3 है, ये भी हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन D3 को हम कोऑर्डिनेशन के T2G और EG के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो बेटा इसको अगर आप देखो तो इसको बोला जाएगा T2G हाफ फील्ड। याद करिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, T2G EG 1 2 3। अब चाहे सफल आए विफल आए कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा ये D1 D2 D3 में लिगैंड का फर्क नहीं पड़ता था। तो मुझे बताओ, ये तो ना सफल विफल, ये कैसा भी नहीं, हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ भी नहीं, लेकिन ये क्या है? हाफ फील्ड। तो मुझे बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? हाफ फील्ड। अब आप देखो, एक जगह ये बोल रहा है कि भैया इस, देखो क्वेश्चन को समझना है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज जब पूछ लेगा तो कंफ्यूज कर देगा। आप देखो यहां पर D4 है, यहां पर भी D4 है। एक जगह +3 से ज्यादा स्टेबल कौन है? +2। और एक जगह +2 से ज्यादा स्टेबल कौन है? +3। और इसमें कहानी समझना, इसकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए आपने किसका इस्तेमाल करा? हाफ फील्ड का, जो कि नॉर्मल हाफ फील्ड है। 5 डब्बे 1 2 3 4 5। और यहां पर इसकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए आपने T2G ले लिया। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मल की तरह मानता तो ये भी हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिखा कि ये ज्यादा स्टेबल और ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाफ फील्ड ये, और इसके अंदर हाफ फील्ड। आपको क्वेश्चन आया क्रोमियम +2 से ज्यादा स्टेबल क्रोमियम +3 है, व्हाई? रीजन विल बी T2G हाफ फील्ड। Mn+3 और +2 में ज्यादा स्टेबल Mn+2 है, रीजन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इसका एक्चुअल रीजन ये नहीं है, एक्चुअल रीजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या है? उसके ऊपर अभी हम लोग आगे प्रॉपर्टीज में जैसे बढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तब मैं इसको वापस से आपको रिलेट करके बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अभी आपको बताया ये सब फर्जीवाड़ा है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये फर्जीवाड़ा लिखा हुआ है, तो आपको नंबर इसी के मिलेंगे। इसीलिए अपने को ये लिखना जरूरी है। एक्चुअल रीजन पे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, जब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे। लास्ट वाला एक और यहां पर स्टेबिलिटी का पॉइंट आ रहा है, ध्यान सुनना। कॉपर +1 कॉपर +2, मुझे देखकर बताइए यहां पर गैसियस बोला है या एक्वस बोला है? बेटा एक्वस। अगर गैसियस बोलता, एक और बात समझ लीजिएगा, अगर गैसियस बोलता कॉपर +1 कॉपर +2 कुछ भी नहीं देता, तो आप गैसियस मान के भी सॉल्व कर रहे होते इसको। तो बेटा एक बात बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता? D10, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता? D9। D9 D10 में ज्यादा स्टेबल कौन होता? D10। लेकिन ये कब की बात? जब गैसियस होता। एक्वस में आते ही सारी कहानी एसओपी एसआरपी पे चली जाती है, और उसमें देखा गया कि कॉपर +1 +2 में से ज्यादा स्टेबल कौन मिला है? कॉपर +2। ज्यादा स्टेबल कॉपर +2 देखा गया। ध्यान सुनिएगा, इसके ऊपर बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान सुनिएगा, है ना। कॉपर +1 को जैसे ही पानी में डाला आपने, तो कॉपर +1 पानी में जाते ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता हुआ मिला है। और उस डिस्प्रपोर्शनेशन में यहां पर हम बैलेंसिंग करें तो 2 कॉपर प्लस, जैसे ही कॉपर +1 का कोई भी कंपाउंड पानी में गया, वो तुरंत +1 से किस में कन्वर्ट हो जाता है? +2 में। खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, पानी में जाते ही +1 +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये बता रहा है कि पानी में अगर 1 को आपने डाला और वो 1 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्लियरली यही तो निकलता है कि इसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल, बिकॉज रिएक्शन ट्राइज टू प्रोसीड फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल डायरेक्शन। और साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है, तो आपको एक क्या मिल रहा होगा? कॉपर 0। कभी पूछा जाए कौन पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, क्या कॉपर +1 पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है? यस, कॉपर +1 कैन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर। एनसीईआरटी की रिएक्शन है। अब ये क्यों कॉपर +1 और +2 में से +2 ज्यादा स्टेबल है पानी के अंदर, उसके ऊपर एक रीजन एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो उसको अभी हम लोग लिखते हैं, पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए। आते ही रहता है इस पे, कॉमन सा पॉइंट है। डी एंड एफ ब्लॉक में जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा पार्ट है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डी एंड एफ ब्लॉक का। रेगुलरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। चलिए, ये वाली जो बात है अब इसको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनना ना। कॉपर +1 कॉपर +2 पे जा रहे हैं। मैंने बोला 1 से ज्यादा स्टेबल कौन है? 2। कहां पर? एक्वस फॉर्म में। पर ऐसा हुआ क्यों? उसका कारण क्या लिखता है एनसीईआरटी? बेटा एक बात बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। हमने जब सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, 2 तरह की एनर्जी पड़ी थी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन। मुझे बताओ, इसको पानी में डाला और इसको पानी में डाला, दोनों में से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? इसकी। जिसका फाई ज्यादा उस पर पानी ज्यादा चिपकेगा, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होने वाली एनर्जी होती है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा और इसकी कम है, ये बात हमको समझ में आती है।
रिलीज हो रही है मतलब नेगेटिव, तो इट हैज मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, इट हैज लेस नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। सुनते जाइएगा ना। अब मोर नेगेटिव है तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कॉपर +1 से +2 में जाने के लिए जो हमें I2 चाहिए होगा, भैया I1 से तो कॉपर +1 बन गया, और 1 से 2 में जाना है तो क्या चाहिए, I2 चाहिए। वो I2 को कंपनसेट करने के लिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन इनफ होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है। तो क्या बोलता है एनसीईआरटी की, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि यहां से यहां जाने के लिए जो आई की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये आराम से कंपनसेट कर देता है, और इसलिए पानी में जाके +1 तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +2 में। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। कॉपर 2+ has more negative hydration enthalpy as compared to copper +1, has more negative hydration enthalpy as compared to copper +1, which is more than enough to compensate. Copper 2+ has more negative hydration enthalpy than copper +1, which is more than enough to compensate the second ionization energy, which is more than enough to compensate the second ionization energy. ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा, इसी के साथ में जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे डी ब्लॉक, तो वो वाला पॉइंट भी है, ध्यान सुनना। कॉपर अगर +2 है और कॉपर +2 के बाजू में I- आया या Cn- आया, तो क्या ये I- कॉपर +2 को कॉपर +2 में टिकने देगा या +1 में बदल देगा, +1। तो एनसीईआरटी ने उसको कुछ इस अंदाज में लिखा है, Cu +2 और 4 I-, और ये I- क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इनर्ट पेर इफेक्ट के समय भी पढ़ा था ये बात। तो ये यहां पर वैसे तो कॉपर +2 का आयोडाइड बनना चाहिए था, लेकिन आपको मिलता है Cu2I2 I2, और आप देख सकते हैं कॉपर +2 किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर +1 में। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने जब वहां पढ़ी थी तो हमने Cu +2 और I- लिखा था, यहाँ Cui या Cu2I2 बनाया था, और यहाँ पर हाफ I2 लिखा था। अभी ये बैलेंस रिएक्शन है आपके सामने, और ये रिएक्शन लिख के वापस से एक है ना नोट बना के लिखना, और लिखना I- एंड Cn- के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करता, कॉपर +1 एग्जिस्ट कर सकता है। I- एंड Cn- के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। I- एंड Cn- के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट कॉपर +1 एग्जिस्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये डी ब्लॉक के अंदर भी मेंशन्ड है, और ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जब लास्ट में एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तब हमने इस बात को लिखा था। ठीक है, चलिए अब ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। इधर देखिएगा, अगला जो प्रॉपर्टी आ रहा है बेटा, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब ये ऑक्साइड क्या होते हैं, तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटरिक, ये सारी बातें हम पीरियोडिक टेबल से करते हुए आ रहे हैं बार बार। बेटा डी ब्लॉक में अभी हम लोगों ने देखा 3D सीरीज की लोएस्ट स्टेट +1 थी, हाईएस्ट स्टेट +7 थी। जो ये लोअर स्टेट है, लोअर स्टेट में जनरली ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक। पहली बात तो ये समझिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल। मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक। कौन कौन एम्फोटेरिक होंगे, ऐसे सब जनाबे अली गाएंगे सुनेंगे, पंजाबी कीर्तन मन लगा के, ये सब तो अपन पहले पढ़ चुके, ठीक है। पर याद करो, ये वाला क्वेश्चन हमने पीरियोडिक टेबल में किया था। क्या यहां पर क्रोमियम +2, यहां पर +3, यहां +6, यहां पर Mn+2, यहां +4 और यहां +7 है। अगर इसमें एसिडिक नेचर की बात करें तो जैसे जैसे पॉजिटिव स्टेट बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। हमने ऐसा लिखा था, ये कैसे होते हैं, बेसिक। इनको हमने लिखा था कीर्तन मन लगा के, +3 +4 कैसा था, M4, और ये दोनों कैसे थे, एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड जनरली तो बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक, लेकिन ये स्पेशली डी ब्लॉक के हाईएस्ट स्टेट वाले एसिडिक होते हैं। ये डी ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं। 1 2 3 वाले जनरली बेसिक। आप देख सकते हो जैसे जैसे स्टेट बढ़ रही है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो +1 2 3 वाले जनरली बेसिक, +4 वाला M4, +4 वाला M4, और एक +3 वाला भी M4, और 5 6 7 टाइप के जो ऑक्साइड्स आएंगे वो कैसे आएंगे, एसिडिक। क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव स्टेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे En बढ़ेगा, En बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पहले इस बात को नोट डाउन करिए।
ये बात का विशेष ध्यान रखना, यहां लिखा हुआ है जनरली, है ना, क्योंकि +6 में ध्यान सुनना, ये +6 दिखाने का काम कौन करेगा, क्रोमियम, और +7 दिखाने का काम कौन करेगा, मैंगनीज। क्रोमियम +6 को सल्फर +6 से और मैंगनीज +7 को क्लोरीन +7 से कंपेयर कर दोगे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की तरह काम करेगा। जैसे SO3 एसिडिक होता है और Cl2O7 एसिडिक होता है, वैसे ये भी एसिडिक रहेंगे। यहां तक नोट डाउन कर लो, इसके आगे की कहानी याद दिला देना कल, है ना, ये जो बचा हुआ इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार।